सब यही कहते थे कि तुम्हें अनुराग बहुत खुश रखेगा, अच्छा काम आता है और सुलझा हुआ भी है। उसकी बातों से तो यही लगता था कि तुम पर जान निछावर करता है। फिर ये भी तो देखो, अनुराग के माँ बाप इस तरह तुम पर वारे जाते हैं। जब भी घर चक्कर लगाती हो तुम्हें अपने पास से उठने भी नहीं देते। तुम एक बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें अनुराग जैसा लड़का मिला है। मैं ये सब बातें सुनकर खुश हो जाया करती थी। मैंने अनुराग की तस्वीर देखी थी तो दिल और जान से उस पर फिदा हो गई थी। वह दुबई में रहता था। सुनने में यही आया था कि वह दुबई में बहुत अच्छी जॉब करता है। मेरे पापा उस रिश्ते के लिए राजी थे। मैंने भी हाँ भर दी और यूं मेरी शादी अनुराग से हो गई। हम एक हफ्ता हिंदुस्तान में रहे। अनुराग मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरी खूब आवभगत किया करता था। मुझे जिस तरह मुमकिन था वह साथ टाइम बिता रहा था। फिर अनुराग वापस दुबई चला गया। उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन प्रियंका ने मेरा खूब दिल लगाया और कोशिश की कि 2 हफ्ते बाद ही मेरा भी वीज़ा आ जाए और यूं हम तीनों दुबई चले गए। अनुराग हमें एयरपोर्ट पर लेने आया। वे बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अनुराग ने मुझे बताया कि उसने किस तरह गिन गिन कर दिन बिताए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के संग में खुश थे। मैं घर का काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास और ननद मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत से कहती, दीपा अभी आपके ये दिन खेलने कूदने के हैं, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालो। मैं उनकी ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लग जाती। सबने ठीक ही तो कहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मैंने बस 4 दिन में ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे ससुराल में दुनिया की हर ऐशो आराम मौजूद थे। दुबई जैसे महंगे देश में भी ये लोग जिंदगी की हर सुख बिता रहे थे। रात हुई तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। अनुराग ने मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यारी सी जोड़ी लग रहे थे। मुझे ये जिंदगी बहुत हसीन लग रही थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि ये सब तो फर्जी है, ये तो सब दिखावा था। ये तो खुशियों का थोड़ा सा मज़ा है, उसके बाद आजमाइश के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं और अनुराग घर वापस आ गए थे। फिर हम दोनों ने अपनी शादी की वीडियो देखी तो सारी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते रहे। सुबह के टाइम मेरी आंख लग गई। वह दोपहर 2 बजे के करीब मैं नींद से जागी तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा पति और सास आंगन में ही बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे की असर थोड़े से सख्त थे। मैं बोली, अनुराग आप कब उठे? मेरी तरफ घूर कर देखा और उठकर मेरे पास आ गए। अनुराग के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझसे बहुत नाराज हैं। और देखते ही देखते उनकी आवाज़ बहुत सख्त हो गई और अनुराग ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ। मैं अपना कसूर भी नहीं पूछ पाई थी। अनुराग कहने लगा, अभी और इसी टाइम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने शिकायत भरी निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा तो वे अपने बेटे से कुछ तो कहे, ऐसा कदम ना उठाए, मगर उसने भी मुझसे नजरें चुरा ली और मुझे इस तरह इग्नोर किया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल डर सी गई थी। मेरा पूरा बदन बेजान हो गया था। अब अनुराग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैं फटी फटी आंखों से अपने मुंह पर बंद होते दरवाजे को देखती रह गई थी। मेरा सपनों का संसार और महल एक झटके से टूटकर बिखर गया था। मैं प्रदेश में बेघर हो गई थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था जहां मैं जा सकती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। खुद को संभालने के लिए यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी। जब मैं बहुत दूर पहुंच गई तो एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ है आपको? यह आदमी मेरे साथ इंग्लिश में बातें कर रहा था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अरबी आदमी भी खड़ा था जिसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वह तो भगवान की कृपा हुई कि मैं तो पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में माहिर थी। मैंने उसे अपनी समस्या बता दी तो कहने लगा कि दुबई में किसी को जानती हो
या रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैंने नहीं में सर हिलाया और बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं तो यहाँ 5 दिन पहले ही आई थी अपने पति के साथ। अच्छा टाइम बीत रहा था, मगर न जाने उसे क्या हुआ कि उसने मुझे डिवोर्स दे दी। वो अरबी आदमी कहने लगा, अच्छा अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मगर घर में मेरी एक बीमार माँ है, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा तो अपने पैसों से टिकट खरीदकर वापस वतन भी जा सकोगी। अरबी की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई। यूं लग रहा था जैसे प्यासे को एक घूंट पानी मिल गया हो। मैंने उस अरबी से कहा, मुझे ये ऑफर बिल्कुल कबूल है। वे मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। उसका घर बहुत ही बड़ा था। घर में पड़ी एक एक चीज से ये पता चल रहा था कि वे बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उससे कहा कि आपकी माँ कहाँ है? उसके चेहरे पर उदासी और दर्द था। उसने मुझे सोफे पर बैठ जाने को कहा और बोला, दरअसल मेरी माँ एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी तो वो घर वापस आ जाएंगी। मैंने माँ की हालत के बारे में अस्पताल से ही एक नर्स लाने का इरादा किया था, मगर नर्स रखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस टाइम पैसे और ठिकाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैंने वैसे भी सुन रखा है कि हिंदुस्तानी लड़कियां घर के कामों में बहुत माहिर होती हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोला, मेरी माँ को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उस अरबी की बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं बोली, इस घर में आपके साथ नहीं रह सकती। वो अरबी कहने लगा कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं यहाँ रहूँगा नहीं। मैं अपनी माँ के आने से पहले पहले सब कुछ निपटा लेना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन बिजी रहूँगा, घर का चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। किचन में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है, कुछ चाहिए तो तुम पका कर खा लेना। मैंने अपना सिर हिला दिया तो वह भी घर से निकल गया। मुझे अभी तक इस बात की परेशानी थी कि क्या मैंने इस तरह अजनबी आदमी के घर रुककर ठीक किया था या गलत। मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे किसी बड़ी मुसीबत में न डालना और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये तो भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि वह अरबी दोबारा घर पर नहीं आया। अगली सुबह ही लौटकर आया था। उसके व्हीलचेयर पर उसकी माँ भी थी। उस अरबी की माँ ने मुझे देखते ही चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था। मेरे देखने से पहले शायद वह अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे पर्दा क्यों किया था, या फिर वह हमेशा ही पर्दा किया करती थी? इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी कि वे अमीर औरत है, शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अरबी की बात सच साबित हुई थी। उसकी माँ सच में बीमार थी। उस अरबी ने मेरे साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी मम्मी को कमरे में छोड़ आया और मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं छोटा सा था जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। तब से मम्मी ने मेरे पापा का भी किरदार निभाया है। मैं इस मुश्किल टाइम में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनका साथ दूंगा। तुम ये नहीं समझना कि मैंने अपनी मम्मी की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। दरअसल तुम्हें सिर्फ थोड़े घंटे ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक उनका ख्याल रखोगी। उसके बाद मैं घर आ जाया करूँगा और सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं उस अरबी की बात सुनकर खुश हो गई। मैंने अरबी की माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे उस काम में बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बस इतनी सी होती थी कि मैंने खाना लेकर कमरे में रख देना होता था। जब अरबी की माँ मुझसे पर्दा करती थी, इसलिए मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी। वे मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी। आधे घंटे बाद मैं खुद ही दरवाजे पर नॉक करके बर्तन उठाकर ले जाया करती थी। मैं उनको दवाइयाँ भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में ही सारा दिन बीत जाया करता था। सफाई और झाड़ू पोछा मेरी जिम्मेदारी थी और खाना बनाना भी मेरा ही काम था। मैं खुद को दिमागी तौर पर अपने आप को बिजी रखने लगी थी, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था।
रह रहकर मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। मैं किचन में काम करते हुए रोती चली जाती थी। मुझे मेरे माँ बाप भी बहुत याद आते थे। मैं मम्मी की गोद में सर रखकर रोना चाहती थी। उनसे ये सब कहना चाहती थी कि मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, वो भी वजह बताए बगैर। उसने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया और मुझे परदेश में बेघर कर दिया। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। उस टाइम उस आदमी ने मुझे सहारा दिया था। अगर ये भी मुझे ना मिलता तो मेरा क्या होता? न जाने मैं कैसे लोगों के हाथ लग जाती। मुझे मालूम नहीं था कि कब मेरी जिंदगी में वह दिन आना था जब मैं अपने माँ बाप से मिल सकती। तब तक तो मुझे इंतज़ार के कठिन दिनों को बिताना ही था। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके ये सारी समस्याएं को बताना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी को पता चल जाता कि मैं इस टाइम किस तरह दुबई में फंसी हुई हूँ, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती। मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की। एक दिन दिल बहुत उदास था, तो सोचा कि अपनी सहेली के नंबर पर बात करती हूँ, उससे कहती हूँ। जब मैंने अरबी के पड़े लैंडलाइन फ़ोन से सहेली के नंबर पर ट्राई किया तो पता चला कि वह तो काम ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत उदास हो गई। तब मेरे दिमाग में चौकीदार का ख्याल आया। मैंने सोचा कि उसके मोबाइल से एक घर बात कर लेती हूँ। मैं चौकीदार के पास गई और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बात समझाने के काबिल हुई कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैं अपने घर बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, मेरे मोबाइल पर पैसे नहीं हैं। मुझे मायूसी हुई, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी भी तरह अपने घर से बात कर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी पीसीओ का पता भी बता दो तो मैं खुद बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो अरबी हंस दिया और बोला, नामुमकिन है, ये मालिक ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि मैं आपको इस घर से जाने ना दूं। आप ना तो किसी को फ़ोन कॉल कर सकती हो और ना ही बाहर जा सकती हो। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। क्या उस अरबी ने मुझे अपने घर में नज़रबंद कर लिया था? मैं तो ये सब सोचकर ही थर कांपने लगी थी। क्या घर वापस जाना मेरे लिए एक सपना था? क्या मैं यहाँ पर परदेश में ही मर जाऊंगी? अब मुझे उस अरबी का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उससे दो टूक बात करना चाहती थी। शाम में जब अरबी आया तो मैं बहुत गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, बस एक नौकर हूँ जो अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का हक रखती हूँ। फ़ोन पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकती हूँ। तुमने क्या सोचा मुझ पर इस तरह पाबंदियां लगाओगे? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज तुम्हारे चौकीदार से मालूम हुआ कि तुमने मुझे अपने घर में नज़रबंद किया हुआ है। मेरी बात सुनकर उस अरबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे इंसान भेड़िए की शक्ल में घूमते रहते हैं। तुम अगर गलत हाथों में लग गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग भी नहीं मिल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक परदेसी मेरे वतन में ये सब कुछ बर्दाश्त करे। इसलिए मैंने अपने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने ना दिया जाए। रही बात फ़ोन पर बात करने की, तो तुम अपनी माँ से बात करके क्या कहोगी? ये क्या, मुझे मेरे पति ने डिवोर्स दे दी है? मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं और अब मैं एक अरबी के घर नौकर का काम कर रही हूँ ताकि वतन वापसी के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँ। मैं जब अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो किसी और की माँ का क्यों नहीं? क्या यही अच्छा हो कि तुम महीने की तनख्वाह लेकर अपने मुल्क वापस चली जाओ? वहाँ जाकर अपने हालात घर वालों से कह लेना। मुझे अरबी की बातें अच्छी लगी। मैंने मुस्कुराकर उससे माफ़ी मांगी और बोली, माफ़ करना, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे अपने ही पति से इस तरह का दुख मिला था, तो मैं अब किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रही। अरबी कुछ भी कहे बिना चला गया। मुझे यहाँ काम करते हुए अब थोड़े ही दिन हुए थे। अभी भी बहुत कठिन टाइम मुझे यहाँ बिताना पड़ रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि उस मेहरबान अरबी की माँ जल्दी से ठीक हो जाए और जो दूसरों का इस तरह एहसास करता है, भगवान उसे अपनों की आजमाइश से बचाए। मेरी उस घर में रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदला था। मैं सारा दिन घर का काम करती और फिर अरबी की माँ के कमरे में चली जाती थी।
मैं उनके पास खाना वगैरह रख कर बाहर निकल जाती थी। आज जब मैं खाने के बर्तन उठाने गई तो मुझे ट्रे में एक कागज़ पड़ा हुआ नज़र आया। मैं उसको उठाने लगी तो अरबी की माँ जल्दी से मुझे कहा कि तुम कमरे से निकल जाओ। मैंने जल्दी से उनकी बात मानी और उनके कमरे से बाहर आ गई। किचन में आकर बर्तन रख दिए और कागज़ उठाया। ये देखकर तो जान ही निकल गई कि उस कागज़ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज़ पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई। क्या अरबी की माँ हिंदुस्तानी थी? चलो मैंने मान लिया कि उनको हिंदी भी आती थी, तो फिर वे मुझसे इस तरह नफरत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहाँ आकर उनका घर संभाल लिया था। उनका भी कितने हद तक ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वह हिंदी जानती है। इसलिए मैं उनके कमरे में दोबारा चली गई। मैंने जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश की तो वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई। न जाने क्या बात थी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। 4 बजे जब मैं अपने कमरे में आई थी, उस आदमी ने मुझे अपने लग्जरी घर के पीछे बने सर्वेंट रूम में एक कमरा रहने को दिया था। सुबह से शाम 4 बजे तक तो मेरा टाइम बहुत अच्छा बीत जाता था, मगर उससे आगे एक एक मिनट में गिन गिन कर बिताती थी। टाइम तो जैसे थम सा गया था। हिंदुस्तान की याद आने लगी थी। अपनों का ख्याल बहुत बेचैन कर रहा था। न जाने मेरे पीछे क्या कुछ हो गया होगा। हिंदुस्तान में सब कैसे थे? मेरी मम्मी न जाने कितनी बार मेरे ससुराल वालों को फ़ोन किया होगा, मेरा हालचाल पूछा होगा। पता नहीं उन्होंने आगे से मम्मी को क्या कहा होगा। उन्हें क्या बताया होगा कि उनकी बेटी दीपा कहाँ चली गई है। वो फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती। मैं यही सब सोच रही थी। तभी मेरे कमरे में अचानक किसी के आने की आहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने अरबी खड़ा था। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उस अरबी ने शबनम नाम कहकर किसी को बुलाया। तभी मेरे सामने एक पक्की सी उम्र की अरबी औरत आ गई। ये तो बहुत ही खूबसूरत थी। अरबी आदमी कहने लगा कि मम्मी की देखभाल के लिए मैंने उन्हें काम पर रख लिया है। तुम बस मेरे घर को देखोगी, सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने सर हिला दिया। वो अरबी कहने लगा कि अब तुम्हारी ड्यूटी टाइम भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें रात के टाइम माँ के साथ सोना पड़े। मैंने उस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। अरबी चला गया। अगले दिन मैं काम पर गई तो शबनम ने मुझे मालकिन के कमरे में भी जाने नहीं दिया। मैंने उसे इशारे से समझाया कि मैं तो बस मालकिन की तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ। शबनम ने ना में सर हिला दिया और कहने लगी कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। रात के टाइम जब सोने का टाइम आया तो शबनम ने खुद ही मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कह दिया। वहाँ भी फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन अपने जहाजी साइड बेड पर लेटी हुई थी। शबनम ने मुझे इशारे से समझाया कि हम दोनों मालकिन के साथ ही सोया करेंगे। रात के टाइम उनकी हालत बिगड़ जाती है और मुझसे उन्हें अकेले संभाला नहीं जाता। मैंने दिल में भगवान की कृपा की कि मेरी जान सर्वेंट रूम के कमरे से छूट गई, क्योंकि वहाँ मुझे अकेलापन बड़ा सताता था। रात काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता था। पहली रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। कई रातों में अपनी नींदों से जागी हूँ। सुबह सोकर उठी तो शबनम कहने लगी, जाकर नहा लो। मैं बहुत हैरान हुई। वजह पूछी तो कहने लगी कि मालकिन के कमरे में सोए थे, न जाने कितने कीटाणु होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों नहा लें। मैंने शबनम की बात मानकर नहाने चली गई और फिर घर के कामों में बिजी हो चुकी थी। मेरे लिए ये सब काफ़ी हैरान कर देने वाला था। शबनम तो मालकिन के कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी, जबकि मुझे तो वे एक पल के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी, उनसे उनकी वजह पूछना चाहती थी। आखिर उन्हें हिंदी कैसे आती है और फिर वे मुझे इस तरह नफरत क्यों करती हैं कि मुझे अपने कमरे से निकाल देना चाहती थी। अभी तक ये एक राज ही था। मुझे तो लगता था कि मेरा महीना यूं ही ख़त्म हो जाएगा और मैं अरबी मालिक से पैसे लेकर वतन वापस आ जाऊंगी।
मगर नकाबपोश मालकिन का राज मालूम नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था, और फिर एक दिन रात में अपने शक के हाथों इस तरह मजबूर हो गई कि मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई। मैं करवटें बदलती रही, मगर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मैंने शबनम की तरफ देखा तो वह बड़े मज़े से खर्राटे ले रही थी। तब मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो मालकिन का चेहरा ही देख लेती हूँ। मैं दबे पाँव से चलती हुई मालकिन के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। फिर तो जैसे ज़मीन आसमान आपस में टकरा गए हों। ये मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मालकिन भी नींद से जाग चुकी थी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी। हम दोनों की नज़रें मिली। मैं सवाल करना चाहती थी, मगर मालकिन ने मुझे रोक दिया और जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अब मामला पहले से ज़्यादा उलझ गया था। ये यहाँ कैसे पहुँची? ये तो मेरी ननद प्रियंका थी। उसका भला एक अरबी के घर में क्या काम था? जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी ननद तो कंवारी थी, इतने दिनों से अपने घर से गायब थी। तो क्या उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी? फिर ये भी बात अजीब थी कि मुझसे अरबी मालिक ने झूठ बोला था। उसने मेरी ननद के बारे में क्यों कहा था कि वे उसकी माँ है? यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। इस बात का मुझे अब पक्का यकीन हो चुका था कि मेरी ननद इस टाइम किस परेशानी में है। उसको खतरा है। अब सोचने की बात यह थी कि क्या मुझे उस आदमी की बहन की फिक्र करने की ज़रूरत थी या नहीं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी, जिसने मुझे डिवोर्स देने से थोड़ा भी नहीं सोचा। दिल तो चाहता था कि अपनी जान बचाकर भाग जाती। ये इंसानियत का सबसे गंदा तरीका था। मेरे साथ बुरा तो मेरे पति ने किया था, उसकी सज़ा भला मैं अपनी ननद को कैसे दे सकती थी? मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी ननद के साथ बातचीत खत के ज़रिए करनी पड़ेगी। मैंने अपने सर्वेंट रूम में जाकर खत लिखा और उससे पूछा कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी तरह की कोई मदद चाहिए? अब ये समस्या और ये खत प्रियंका तक पहुँचाना था। उसका हल भी मैंने निकाल लिया था। शबनम को बहाने से किचन में बुलाकर मैं खुद बाहर निकल गई। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और प्रियंका के पास खत छोड़ आई। शाम के टाइम मैंने फिर से बहाना बनाया और शबनम से कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन उठाने जा रही हूँ। प्रियंका ने मुझे देखा तो एक कागज़ बर्तनों के ट्रे में रख दिया। बर्तन मैंने किचन में रख दिए और खुद बाथरूम में जाकर प्रियंका का खत पढ़ा। उसने लिखा था कि मुझे मदद की ज़रूरत है भाभी, आप पुलिस को हर हाल में बताना। नीचे प्रियंका ने दुबई की पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ था। मैं अब सबके बीच में पड़ गई थी कि किस तरह से फ़ोन करूं पुलिस को, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। उसी टाइम मेरी नज़र शबनम पर पड़ी थी। वे अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो औरत जो अरबी ने मुझसे पहले रखी थी, वे अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही शबनम प्रियंका के कमरे में गई, मैंने उसका मोबाइल ले लिया और बाथरूम में जाकर पुलिस को सारी समस्या बताई। पुलिस ने मुझे कुछ चीज़ें बताई और कहा कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरबी के घर आ गए। मैं भागती हुई उनके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। अरबी बहुत घबरा गया और शबनम जल्दी से गेस्ट रूम में चली गई थी। जैसे ही वे मेरे कमरे में गई, मैंने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने बोला था ताकि वह अरबी हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अरबी गुस्से से गुर्रा रहा था। वे दरवाजे को इस तरह से पीट रहा था, मुझे यही लग रहा था कि वे अरबी दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाएगा। फिर इतनी देर में पुलिस आ गई थी। चौकीदार को तो उन्होंने पहले ही हथकड़ी लगा दी थी। फिर अरबी और शबनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुझे और प्रियंका को बयान देने के लिए साथ ले गए। इधर जाकर प्रियंका ने बताया कि मैं और अरबी लड़का आपस में मोहब्बत करते थे। ये मेरा रिश्ता लेकर घर आया, मगर भाई ने मना कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी को घर ले आया। भाई हर टाइम अपनी पत्नी में ही बिजी रहता था, इसलिए मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत को पाने का उससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं घर से भाग गई। उस अरबी ने पहले मुझे एक दिन अपने दोस्त के घर रखा,
फिर अपने घर ले आया और कहा कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्ले वाले पुलिस को बुलवा लेंगे। मैंने एक काम वाली का भी इंतजाम कर लिया। तुम उसके सामने थोड़ा रोज बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अरबी ने मुझे नौकर के सामने चेहरा ना दिखाने को कहा। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि नौकर के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ और मुझे घर साथ ले जाए, क्योंकि मैं तो अभी भी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया कि उसने तो मेरा और भाभी का सौदा कर दिया है। वो हमें बेच देना चाहता था। मैं तो वहां फंसी हुई थी, इसलिए भाभी को वहां से भगा देना चाहती थी। पुलिस ने मेरी माँ और भाई को भी थाने बुलवा लिया। मेरी सास कहने लगी, मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हें डिवोर्स मेरी वजह से हुई है। जब प्रियंका घर से भाग गई तो मैंने तुम्हारे पति से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी इस सब में मिली हुई थी। उसने ही तुम्हारी बहन को घर से भगा दिया है। इसी गुस्से में उसने तुम्हें डिवोर्स दे दी और मुझे आज मालूम हुआ कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया है। तुम मुझे माफ कर दो। मेरी सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। माफ करना इतना आसान तो नहीं था। पुलिस ने अरबी के घर छापे मारकर अरबी को पकड़ लिया। मुझे वतन भिजवा दिया गया। मेरी लूटी पिटी हालत देखकर मेरे माँ बाप बहुत गम में पड़ गए, मगर मेरे पास उनको देने के लिए तसल्ली का एक शब्द भी नहीं था। किसी के गुनाह की सज़ा मुझे मिली थी। आगे की दुनिया अंधेरी नजर आती थी। मेरे लिए तो भगवान की प्रार्थना है कि मुझे रोशनी की कोई उम्मीद नजर आ जाए। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।